नमस्कार दर्शकों, द्वीप विकास और प्रशासन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा प्रमाणिक। शिक्षा सफलता की नींव है। शिक्षा एक उज्जवल जीवन का वादा है। किसी भी देश के विकास में शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसी महत्वता को संज्ञान में रखते हुए भारत सरकार द्वीप प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वीपों के शिक्षा प्रणाली के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पिछले कई दशकों से अथक प्रयास कर रही है। तो आज द्वीप विकास और प्रशासन के इस श्रृंखला में हम मुख्य रूप से शिक्षा विभाग के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों और गतिविधियों पर चर्चा करेंगे और इन सारे चीज़ों पर हमसे चर्चा करने के लिए, हमें जानकारियां प्रदान करने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित है शिक्षा सचिव श्रीमती पल्लवी सरकार IAS। नमस्कार मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैम, आज हम आपके विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न गतिविधियों को छुएंगे। तो सबसे पहले हम आपके विभाग द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रन किए जा रहे हैं उन पर एक ओवरव्यू चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपके विभाग और आपके नेतृत्व में कितने स्कूल्स आज हमारे द्वीपों में चल रहे हैं? जी, हमारे शिक्षा विभाग के अंतर्गत अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में टोटल हमारे 414 स्कूल्स हैं, जिनमें 329 हमारे सरकारी स्कूल हैं, 2 गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, 8 हमारे लोकल बॉडीज़ यानी कि जिला परिषद रन स्कूल्स हैं, 3 जवाहर नवोदय विद्यालय है और 2 केंद्रीय विद्यालय हैं। इसके अलावा 70 हमारे निजी स्कूल्स मतलब प्राइवेट स्कूल्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, आपने अभी हमें कहा कि लगभग 70 निजी स्कूल्स या हम जिसे प्राइवेटली मैनेज्ड स्कूल्स कहते हैं वो हमारे द्वीपों में हैं। तो RTE के तरफ से कहा जाता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या जिसे जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए इन निजी स्कूलों में 25% की आरक्षण रखी जाती है। तो इसके बारे में हमें ज़रा समझाएं कि ये क्या होती है और ये हर स्कूल इस नियम का पालन कर रही है, इसको आप कैसे सुनिश्चित करती है? जी, हमारे जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत हमारे सेक्शन 12(1)(c) में कहा गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो बच्चे हैं उनके लिए 25% किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में यानी कि प्राइवेट स्कूल्स में उनके लिए रिजर्वेशन की गई है। तो वैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे सरकारी स्कूल में उनकी ओपन रहती है एडमिशन, वो कहीं पे भी जितना चाहे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी निजी स्कूल में भी भर्ती होना चाहते हैं और वो निजी स्कूल में 25% सीट उनके लिए रखा जाता है। अगर कहीं पे भी ये फॉलो नहीं हो रहा है तो उस निजी स्कूल के लिए जो रिकॉग्निशन दी जाती है हमारे शिक्षा विभाग से, वो हम लोग कर्टेल कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अच्छा, जब भी ऐसे किसी को कंप्लेन हो कि हमारी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रही है, तो वो तुरंत फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो DEO है या जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो है उनको अप्रोच कर सकते हैं और तभी के तभी ये रेक्टिफाई हो जाती है ज़्यादातर। तो हम लोग वैसे सुनिश्चित कर लेते हैं कि हर निजी स्कूल में 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए रखा जाए। तो मैम, ये जो EWS बच्चे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती है, ऐसे बच्चों की हमारे द्वीपों में कितनी संख्या है और हर साल कितने बच्चे इस 25% जो आरक्षण है इसका लाभ उठाते हैं? जैसे आप देखेंगे 2009 से लेके अभी तक हमारे द्वीपों में 7125 के आसपास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। तो हर साल लगभग 600 से 700 के आसपास बच्चे हमारे शिक्षा प्राप्त करते हैं। जी जी। तो मैम, एक और जो हमारी RTE के अधिनियम है जो वो है कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जी। तो इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या है और साथ ही में इस पॉलिसी के माध्यम से जो 6 से लेकर 14 साल की बच्चे होते हैं आयु वर्ग के, उनके पास क्या क्या अधिकार होते हैं? जी, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के आने के बाद 2009 के बाद से शिक्षा एक अधिकार के रूप में देखा जाता है। पहले जैसे हर नागरिक को, हर बच्चे को शिक्षा एक सुविधा के रूप में सरकार देती थी कि ये भी एक फैसिलिटी है और आप इसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन अब वो थॉट प्रोसेस चेंज होके
शिक्षा एक अधिकार है, ये हर नागरिक के अधिकार है। हर वो बच्चे जो 6 से 14 साल का है उसका अधिकार है और वो ये ज्ञान या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आरटीई आने के बाद शिक्षा एक राइट के हिसाब से देखा जा रहा है। और जो आप बता रहे थे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बच्चा 6 से 14 साल अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाए तो उसकी शिक्षा में कोई भी कॉस्टिंग नहीं होती है। जैसे स्कूल एडमिशन फ़ीस नहीं है, स्कूल की कोई भी दूसरी तरह के फ़ीस नहीं लिए जाते हैं। उनके जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्यक्रम के जितने टेक्स्ट बुक्स हैं वो सारे फ्री होते हैं, फ्री टेक्स्ट बुक्स हम लोग देते हैं। इसके अलावा भी हम लोग 750 रुपीज़ हम लोग देते हैं हर बच्चे को हर साल यूनिफॉर्म के लिए, फ्री यूनिफॉर्म के तहत, और 1000 रुपये देते हैं स्टेशनरीज़ के लिए एक साल में एक बच्चे के लिए। तो इस हिसाब से एक तरीके से हम लोग फ्री एजुकेशन इंश्योर करते हैं। और कंपलसरी की बात जब कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। जैसे 6 से 14 साल का कोई भी बच्चा कंपलसरीली शिक्षा प्राप्त करना ही है उसको, यानी कि वो कहीं भी किसी दूसरे कार्यालय में, किसी दूसरे कामों में उन बच्चों को नहीं लगाया जाए। ये एक तरह की रोक है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो आरटीई ये चीज़ को भी कवर कर लेती है। जैसे आपने बताया 6 से 14 साल के बच्चे के बारे में जब बात करते हैं तो क्लास 8 तक, हमारे क्लास 1 से क्लास 8 तक कवर हो जाते हैं। लेकिन हमारे द्वीपों में बीपीएल और ट्राइबल के बच्चे जो हैं उनके लिए ये फ्री एजुकेशन जो है वो एक्सटेंड की गई है अप टू क्लास 12। तो ये एक स्पेशल हमारी यूटी में लागू की गई है। जी मैम, तो जैसे आपने कहा कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अब एक अधिकार बन चुका है हमारे बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि अपने परिवार के आय स्रोतों को बढ़ाने के लिए बच्चों की मर्जी के बिना उन्हें इस अधिकार से वंचित किया जाता है। तो ऐसे में बच्चा अपने अधिकार के लिए क्या कर सकता है? ये जो चाइल्ड लेबर वाली चीज़ के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, ये जनरली एजुकेशन डिपार्टमेंट के साइड से हम लोग हर साल ये देखते हैं कि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है कि नहीं। जैसे एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते वक्त कभी कोई बच्चा नेक्स्ट क्लास आना नहीं चाहता है, वो एडमिशन नहीं लेते हैं, तब हमारे जो हेड मास्टर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो आसपास वाले इलाके में खबर लेते हैं कि बच्चा कहाँ गया है। यूजुअली फिर ऐसे ड्रॉप आउट बच्चों को हम लोग वापस ले आने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट सब मिलके वैसे बच्चों को रेस्क्यू करते हैं और उनको वापस लाके मेन स्ट्रीमिंग करते हैं एजुकेशन में, शिक्षा विभाग में। तो मैम अब आरटीई से संबंधित एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। तो आरटीई के अधिनियम के तहत जो है शिक्षण कर्मचारियाँ होते हैं, उनके लिए बस शिक्षा के अलावा 3 अन्य कर्तव्य ही निर्धारित किया गया है, जिसमें आपकी जनगणना और आपदा और चुनाव कर्तव्य ही होते हैं। तो क्या ऐसी कोई प्रावधान है कि कोई विशेष स्थिति में ऐसे जो एज ए टीचर अपॉइंट हुए हैं उनको किसी और काम के लिए भी शिक्षा विभाग उपयोग कर सके? शिक्षा विभाग आरटीई के हिसाब से शिक्षा विभाग अपने जो टीचिंग स्टाफ है उनको जनरली फोकस, हम लोग उनका पूरा फोकस, उनकी एनर्जी, उनके रिसोर्सेस पूरा हम फोकस लगाते हैं कि वो बच्चों पे लगाएं, बच्चों के एजुकेशन, बच्चों के लर्निंग आउटकम पे वो ध्यान दें। लेकिन जो आपने 3 बातें बताई, सेंसस सी, डी एंड ई, सेंसस, डिज़ास्टर और इलेक्शन, इनके टाइम में क्या होती है, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेस की ज़रूरत है जिनको बेसिक नॉलेज, कॉन्सेप्ट, एजुकेशन ये सब क्लियर रहे और उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी हो। हमारे टीचर्स के अलावा इससे बेहतर आपको ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन मिलेंगे नहीं। तो इन 3 चीज़ों में जहाँ पे ह्यूमन सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी सबसे पहले आती है, वहाँ पे इनको हम लोग, इस ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। तो मैम जैसे कि अब हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इसको और अच्छा बेहतर बनाया जाए, क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को दे सके, तो इसके लिए हम कन्वेंशनल सेटिंग से बाहर निकल रहे हैं और साथ ही में हमारे जो टीचर्स हैं उनकी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ग्रोथ भी उतनी ही महत्व रखती है जी। तो अगर हम बात करें हमारे शिक्षकों की ग्रोथ की, तो
आए दिन नए तरह के एजुकेशन पॉलिसीज़ आती है, जैसे NEP आ गई है अभी, तो इन सारी चीज़ों से हमारे टीचर्स को अपडेटेड रखने के लिए और साथ ही 21st सेंचुरी स्किल्स जैसी चीज़ों से उन्हें इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या आपके विभाग की तरफ से कोई प्रयास की जा रही है? जी, हमारे यूटी में शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमारे 2 नोडल एजेंसीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सिर्फ और सिर्फ टीचर ट्रेनिंग और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वॉल्व है। पहला है हमारे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन SIE जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, और दूसरा है हमारे डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये दोनों हमारे नोडल एजेंसीज़ हैं जो टीचर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। इन 2 नोडल इंस्टीट्यूशंस के अलावा भी हमारे NCERT भोपाल और RIE भुवनेश्वर, ये दोनों वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग के लिए भी हम इनके साथ जुड़े हुए हैं जी। इसके अलावा जब टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं तो टीचर ट्रेनिंग हर लेवल पे होती है। जैसे नए रिक्रूटमेंट जब होती है तब उनकी इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा एक स्तर से जब दूसरे स्तर पे जाते हैं लेवल टू लेवल ट्रेनिंग होती है। हर बार जब एक नई पॉलिसी बनती है, जब एक नई करिकुलम आती है तो वो हर बार हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। कभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी उनको ट्रेनिंग देते हैं कि चाइल्ड का स्कूल में फ़र्स्ट रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए। कभी पॉक्सो एक्ट की भी ट्रेनिंग होती है। तो सारा कंप्लीट ट्रेनिंग एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन रिसोर्स, कैसे हमारे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना है, उनके लर्निंग आउटकम उनसे कैसे मैक्सिमम किया जाए, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट्स में होती रहती है और कंटिन्यूस होती है। इसके अलावा हमारे हर महीने 15 तारीख को किसी भी टीचर को अगर करिकुलम बेस्ड कोई डाउट है या पढ़ाते वक्त कैसे पढ़ाना है, किसी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बच्चों को कैसे दिलाना है, इसकी जब उनको डाउट आती है तो वो हर महीने की 15 तारीख को VC के माध्यम से जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी रहते हैं ब्लॉक लेवल में, वो अपने जितने भी संदेह हैं उनकी क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि निरंतर टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स आदि कराई जाती है जिससे कि उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो सके। तो मैम, क्या ये सारी ट्रेनिंग सिर्फ सरकारी स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनके लिए ही उपलब्ध है या फिर जितने भी स्कूल्स हैं सारे टीचर्स के लिए उपलब्ध होती है? वैसे हम लोग फोकस तो करते हैं कि सारे टीचर्स को हम ट्रेनिंग दें, जो भी है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट एडेड हो, लोकल बॉडीज़ के हो, JNV या KV के हो, सबके शिक्षा या हमारे खुद शिक्षा विभाग के टीचर्स हो, सबके होती है। लेकिन फोकस हमारे ज़्यादा रहती है कि शिक्षा विभाग के जो 329 स्कूल है उनकी पहली ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होती है, और फिर बाकी लोगों की भी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि अब स्कूल की बेहतरी के लिए, शिक्षा की बेहतरी के लिए आए दिन नए तरह की योजनाएं बनती रहती है, तो कुछ योजनाओं पर भी हम आज आपसे प्रकाश चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपसे PM पोषण योजना के बारे में जानना चाहेंगे कि ये योजना क्या है और किस उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। PM पोषण योजना जो है इसका मतलब है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है। इस पोषण योजना के तहत हमारे सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में मिड डे मील, कुक्ड मिड डे मील खाना दिया जाता है हर वो विद्यार्थी को जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। उनको भरपूर पोषण मतलब बैलेंस्ड डाइट दिया जाता है। ये इसकी मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा जब स्कूल आते हैं तो जब तक उनका पेट भरा नहीं रहता है, जब तक वो खुश नहीं होते हैं, तब तक उनकी पढ़ाई या उनकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी जो है वो नहीं हो पाती है। तो इस मकसद से ये शुरू किया गया था और धीरे धीरे देखते देखते ये एक इंटीग्रल पार्ट, हमारे एजुकेशन की एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। इसमें क्या होता है कि मिड डे मील में हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बच्चे का एक सेट बैलेंस डाइट होता है कि हर दिन एक बार खाने में 100 से 150 ग्राम तक चावल मिले, 50 से 70 ग्राम तक उसको दाल मिले, 50 से 70 ग्राम उसको वेजिटेबल्स मिले। इसके अलावा हमारे स्कूलों, सरकारी स्कूलों में हर दिन बच्चे को एक बॉइल्ड एग, अंडा मतलब देते हैं, और एक हफ्ते में उनको 2 बार सीजनल फ्रूट्स, ज़्यादातर वो केले होते हैं तो केले देते हैं। इस तरीके से हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की जो पार्ट है, मिड डे मील के अलावा जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की पार्ट है उसको भी हम लोग ध्यान रखते हैं। तो ये हमारी पोषण योजना की मेन ऑब्जेक्टिव है और ऐसे हम लोग पूरा करते हैं इसको।
तो कहीं ना कहीं मिड डे मील पीएम पोषण योजना के ज़रिए हम दो चीज़ें एक साथ सॉल्व कर रहे हैं कि बच्चों को पौष्टिक आहार भी मिल सके और साथ ही साथ वो इस चीज़ के ज़रिए स्कूल तक पहुंच सके। तो मैम, इस पीएम पोषण योजना जैसी इस स्कीम को लागू करने के लिए हमारे द्वीपों में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? अभी तो हर साल हमारे एनुअली, इस साल में तो 215 मेट्रिक टन तक हम लोग चावल ही प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं। हमारी बजटरी एलोकेशन तो इसमें हमारे 350 करोड़ रुपए इसमें है, और इस 350 करोड़ में हमारे सेंट्रल की भी शेयर रहती है और यूटी एडमिन की भी शेयर रहती है। तो सेंट्रल के 55% तक अभी तक है और यूटी की रिमेनिंग पार्ट हम लोग पूर्ण करते हैं। तो ये हमारी बजटरी एलोकेशन है। अच्छा, और अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो क्या ये योजना हर सरकारी स्कूल में, हमारे द्वीपों की हर सरकारी स्कूल में अब चल रही है? जी, पीएम पोषण की जो योजना है ये बहुत ही सक्सेसफुली, सफलता के साथ हमारे हर सरकारी स्कूल में चल रही है। इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? जब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आते हैं तो पहले इम्प्लीमेंटेशन प्लस मॉनिटरिंग। तो ये कैसे करते हैं स्कूलों में? हर एक सरकारी स्कूल में एक हेडमास्टर के अंडर में एक नोडल ऑफिसर, मिड डे मील नोडल टीचर रहते हैं, या नोडल ऑफिसर कह सकते हैं, जो मिड डे मील के लिए सेपरेट बनाए जाते हैं। और ये टीचर का काम यही होता है कि एनरोलमेंट के बेसिस में, उस पर्टिकुलर दिन में अटेंडेंस के बेसिस में कितने बच्चे आए हैं, उसके हिसाब से खाना बनाया जाए, वो खाना सही तरीके से बनाया जाए, सही मात्रा में बच्चों को दिया जाए और बच्चे सही तरीके से उसको खाएं। तो ये सारी चीज़ें वहीं के वहीं चेक हो जाती हैं स्कूल के लेवल पे। इसके अलावा वहाँ के स्कूल में ही लोकली इसको रोटेट करते हैं। जैसे कि एक दिन एक टीचर ने उसको चख के देख लिया, वो प्रोसेस देख लिया, तो अगले दिन कोई दूसरे टीचर देख लेते हैं कि खाना ठीक तरीके से बना है कि नहीं, उसमें पौष्टिक आहार है कि नहीं। तो ये एक चेकिंग होती है हेडमास्टर लेवल पे। इसके अलावा भी इसकी चेकिंग स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कर सकती है, और हमारे हर स्कूल में मदर्स टीचर्स कमेटी रहती है जी। तो ये मदर्स टीचर्स कमेटी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मिलके ये भी डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्कूल में मेनू क्या बनेगी, मतलब हर दिन बच्चों को क्या खाना दिया जाएगा। एक दिन खिचड़ी दे रहे हैं तो अगले दिन साग, अगले दिन ऐसे क्या इंक्लूड करना है, ये चीज़ें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और मदर्स टीचर्स कमेटी डिसाइड करते हैं, और वो वहीं रह के भी चेक कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे मिड डे मील की ज़्यादातर जो खाद्य पदार्थ हैं वो लोकली प्रोक्योर होते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो उसी गांव में रहते हैं वहीं से प्रोक्योर होते हैं, और वही लेडीज़ की महिलाओं के बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाता है कि अपना बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है तो वो सही ढंग के रहे। तो ऐसे मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है, जहाँ पे हमारे डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन रहते हैं, और स्टेट लेवल पे हमारे यूटी लेवल पे है, जोनल लेवल पे भी हमारी मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं। तो ये फुल मल्टी लेयर्ड मॉनिटरिंग होती है मिड डे मील और पोषण अभियान की। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई बच्चा अपना हायर स्टडीज़ करना चाहता है और जिसके लिए वो किसी बाहर के मेनलैंड के कॉलेजेस आदि में पढ़ाई करना चाहता है, और अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, तो क्या उनके लिए भी आपके विभाग के द्वारा किसी तरह की सहायता प्रदान की जाती है? जी, हमारे शिक्षा विभाग के अधीन अगर कोई आइलैंड के कोई भी बच्चे मेनलैंड जाते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए और अपनी पढ़ाई करते हैं वहाँ पे, तो हम उनके मेस बिल रीइंबर्समेंट करते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा मेस बिल रीइंबर्समेंट करते हैं, जो 25,000 तक की लिमिट, मैक्सिमम लिमिट रहती है। इसमें हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप देखते हैं तो वो सब बच्चों को मिलती है, इसमें कोई वो नहीं है, कंडीशंस नहीं है, लेकिन वो बच्चा वो पर्टिकुलर ईयर में पास होना चाहिए, उसकी पास सर्टिफिकेट हमें चाहिए, और उनकी जो मेस बिल है वो मेस बिल काउंटर सिग्नेचर होना चाहिए, जो मेनलैंड कॉलेज में जहाँ पे भी वो पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल से काउंटर सिग्नेचर होकर अगर हमारे पास सबमिट हो जाए तो उनकी मेस बिल 25,000 तक पूर्ति कर देते हैं, हम लोग रीइंबर्समेंट कर देते हैं। अच्छा, और
ये जो फैसिलिटी है, जो सुविधा दी जाती है, हर वर्ग के बच्चों को दी जाती है, इसमें किसी तरह की इनकम आदि देखी नहीं जाती है? नहीं, जनरली ये सब बच्चों को दी जाती है और हम किसी के लिए भी इसको सीमित नहीं रखते हैं कि ये पर्टिकुलर वर्ग या ये पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ये दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अमाउंट की सीमा है जो 25,000 है। अच्छा मैम, तो चलिए अब हम दूसरे योजना के बारे में बात करते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर भी है, हम कई बार विज्ञापनों में भी देखते हैं, सुनते हैं। समग्र शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। तो हम समझते हैं कि इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं हर एक बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाना होता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारी द्वीपों की, तो हमारे द्वीपों में आज भी ऐसे कई दुर्गम जगह है जहां तक शिक्षा को पहुंचाना कठिन है। तो ऐसे में आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे सुनिश्चित करती है? पहले तो समग्र शिक्षा में हमारे 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। एक है सर्व शिक्षा अभियान, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और तीसरा है टीचर्स एजुकेशन। तो ये तीनों एक साथ मिला के एक कंपोनेंट है जिसमें हमने सबका शिक्षा, जैसे कि प्री स्कूल से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की शिक्षा हमने निश्चित कर ली है। और अच्छी शिक्षा वाली जब कंपोनेंट आ रही है, अच्छी शिक्षा के लिए पहले हमें ज़रूरत है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो शिक्षा विभाग कोशिश कर रही है, और टीचर्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जो फिर हम लोग ट्रेनिंग के द्वारा, टीचर्स एजुकेशन भी समग्र शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हम लोग अपने नोडल एजेंसीज और नोडल इंस्टीट्यूशंस जो भी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, उनसे सुनिश्चित कर रहे हैं। तो समग्र शिक्षा हमारे द्वीपों में 2018 से लेकर अभी तक चले आ रहे हैं और पिछले 5 सालों में हमने बहुत ही सफलता के साथ इसकी प्रचलन की हुई है। इसके अलावा भी इस स्कीम में हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स और हैं, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन की जब बात करते हैं समग्र शिक्षा में, तो हमारे ICT लैब्स आजकल शिक्षा में सबसे ज़्यादा प्रचलन है। ट्रेंडिंग जो हम लोग बताते हैं कि डिजिटल एजुकेशन या कंप्यूटर एजुकेशन, तो हमारे लगभग 129 ICT लैब्स आज तक बन चुके हैं। और ये 129 ICT लैब्स के साथ साथ 129 ICT हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी हर स्कूल में, जहाँ पे भी ICT लैब्स है वहाँ पे ICT इंस्ट्रक्टर्स भी हमारे नियुक्त हो चुके हैं। इनके अलावा हमारे 160 के आसपास स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स का मतलब ये है कि ऑडियो विजुअल सारी फैसिलिटीज़ वो क्लासरूम में दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं सिलेबस में जो सिर्फ बोलने से बच्चों को समझ नहीं आ सकता है। तो उस टाइम में या तो वो देख के या सुन के समझ पाते हैं वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, तो इसलिए हमने स्मार्ट क्लासरूम्स भी बनाए हैं। इसके अलावा समग्र शिक्षा में हमारे वोकेशनल एजुकेशन की भी इम्पोर्टेंस दी गई है, जो हमारे 89 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें 88 स्कूल्स में हमारे वोकेशनल एजुकेशन लागू है। समग्र शिक्षा में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रिजिंग द जेंडर गैप। जो जेंडर गैप है मेल स्टूडेंट, मतलब बॉय स्टूडेंट एंड गर्ल स्टूडेंट के बीच में, समग्र शिक्षा के तहत हम लोग गैप को ब्रिज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इसके तहत हम लोग कोशिश करते हैं कि अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे एक कंफर्ट रूम बनाई जाए, जहाँ पे जो एडोलेसेंट गर्ल्स, जब गर्ल्स एडोलेसेंट हो जाती है तब उनके अलग अलग तरीके के चुनौतियाँ आती हैं, वो थोड़ी परेशान फील करती है। तो उस वक्त स्कूल में उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए अलग एक कंफर्ट रूम दी जाती है। सैनिटरी नैपकिन्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की एजुकेशन और अवेयरनेस भी दी जाती है। सैनिटरी नैपकिन्स के लिए वेंडिंग मशीन्स हैं हमारे स्कूल्स में, इंसिनरेटर्स भी है। तो वो जेंडर गैप ब्रिज करने के लिए, ताकि कोई भी गर्ल चाइल्ड कंफर्टेबल फील करे स्कूल में, तो ये भी हम लोग करते हैं। इसके अलावा एक और समग्र शिक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारी है इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात करते हैं तब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN बोलते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए भी हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन कर रहे हैं। इस साल में हमने 9 ब्लॉक रिसोर्स सेंटर बना रहे हैं, अभी तो अंडर प्रोसेस है, बना रहे हैं, जिसमें
चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स को स्पेशल फोकस दे के उनकी जो भी परेशानी है ड्यू टू एनी स्पेशल नीड दैट दे हैव, तो वो पूर्ति करने के लिए ब्लॉक लेवल पे रिसोर्स सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी उनको 3,000 रुपये CWSN बच्चों के लिए 3,000 रुपये की एस्कॉर्ट या ट्रांसपोर्ट अलाउंस दी जाती है और 2,000 रुपये अगर गर्ल चाइल्ड है तो उनको भी दी जाती हैं। अच्छा, तो समग्र शिक्षा एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे फुल 360 डिग्री कवरेज हो जाती है, हर तरह के बच्चे और हर तरह की एजुकेशन की पूर्ति करते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, प्री स्कूल हो, टीचर्स एजुकेशन हो, मतलब हर तरह की एजुकेशन समग्र शिक्षा में शामिल है। जी, तो कहीं ना कहीं हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर ध्यान देते हैं समग्र शिक्षा के तहत। तो जैसे आपने कहा कि इस योजना के तहत वोकेशनल एजुकेशन पर भी काफ़ी जोर दिया जाता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करने पर भी जोर देते हैं। तो ये जो वोकेशनल एजुकेशन होती है मैम, इसके अंडर बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है? वोकेशनल एजुकेशन हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 2015 से 16 से शुरू हुई है। यहाँ पे हमारे 5 मेजर वोकेशनल ट्रेड्स हम लोग सिखाते हैं। एक तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ट्रैवल, ब्यूटी एंड वेलनेस, तीसरा है ब्यूटी एंड वेलनेस, चौथा हमारा है सिक्योरिटी और पांचवा है एग्रीकल्चर। तो ये पांचों जब आप देखते हैं, ये पांचों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे यूटी में इनकी प्रचलन है और इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये पांचों की वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन हमारे शिक्षा विभाग के अंतर्गत दी जाती है। और जो क्लास 10 और 12 के बच्चे हैं उनकी प्रैक्टिकल असेसमेंट होती है। ना सिर्फ हमने बुक्स में पढ़ा दिया उनको कि ऐसे है, ये स्किल है, ये करना है, बल्कि प्रैक्टिकल उनकी असेसमेंट होती है एज़ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के जो भी उनकी करिकुलम और फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से उनकी असेसमेंट भी होती है। जी मैम, तो हमने कई वर्गों के बच्चों के बारे में बात कर लिया कि स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए क्या प्रावधान, क्या सुविधाएं दे रही है, साथ ही EWS बच्चों के लिए क्या है। तो अब अगर हम बात करें हमारे द्वीपों की इंडिजिनियस ट्राइब्स के विषय पे, तो इनके संरक्षण और इनके विकास के लिए भी अब कई तरह की योजनाएं, कई तरह की पहल की जा रही है। अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो आपके विभाग के तरफ से शिक्षा को इनके बीच बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? शिक्षा विभाग के तहत इंडिजिनस ट्राइब की जब बात करें तब कोई स्पेशल स्कीम हमारी नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें जो इंडिजिनस ट्राइब जैसे ओंगे ट्राइब है, स्पेसिफिकली ओंगे ट्राइब की बात करें तो हमारे मिडिल क्रीक में हम लोगों की जो शिक्षा विभाग की स्कूल है उसको वो पहले मिडिल स्कूल थी, अब उसको सेकेंडरी लेवल तक हमने अपग्रेड कर दी है। यानी कि पहले 8th स्टैंडर्ड तक उनकी शिक्षा होती थी, अब वो उन्होंने खुद अपना साहस दिखा के उन्होंने बताया है कि हमें और पढ़ना है, तो हमने क्लास 10 तक अपग्रेड कर दी है। तो जब भी उनसे कोई रिक्वायरमेंट आती है हम उस हिसाब से उनके साथ हम लोग गाइडेंस के लिए रहते ही हैं, उस हिसाब से हम उनके लिए सुविधाएं कर देते हैं। अच्छा मैम, तो हाल ही पे एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया है एजुकेशन सेक्टर में जो काफ़ी चर्चा में भी थी टीचर्स कम्युनिटी के बीच में, जो थी NEP 2020। तो इसके विषय में भी हम आपसे ज़रा जानना चाहेंगे कि ये क्या है। जी, NEP 2020 में 4-5 ऐसे मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना, मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में या किसी भी स्कूल में एनरोल हों, तो वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना NEP की पहली मकसद है। सेकेंड वन है हमारी जो पेडागोगी है वो थोड़ी सी चेंज की गई है, 5+3+3+4 वाले कॉन्सेप्ट में आए हैं। 5 मतलब प्री स्कूल, 3 साल के बच्चे से लेके 6 साल के बच्चे जो प्री स्कूल वाली है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, प्लस क्लास 1 क्लास 2। ये जो है 5, दीज आर फर्स्ट 5 ईयर्स, पहले 5 साल फाउंडेशनल एजुकेशन के हैं, उसके बाद 3 है यानी कि क्लास 3, 4, 5 है, उसके बाद 3 है फिर से यानी कि 6 to 8 है, और फिर 4 है जो 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के हैं। तो ये पेडागोगी जो है ये एक मेजर चेंज है। NEP के तहत हमने वोकेशनल एजुकेशन की भी हमें बहुत इम्पोर्टेंस बताई गई है जो हम लोग कर रहे हैं, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में होने की भी इम्पोर्टेंस दी गई है।
अंत में जाने से पहले आप हमारे द्वीपों के छात्रों और उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? पहले तो मैं बच्चों से, विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो समाज है, समाज में अच्छे नागरिकों की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो हमारी प्राइम इम्पोर्टेंस है वो अच्छे नागरिक बनना, और अच्छे नागरिक बनने के लिए पहला स्टेप होगा शिक्षा प्राप्त करना। तो वो निडर होकर शिक्षा प्राप्त करें। जब भी स्कूल में जाते हैं उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दें। अगर उनको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो निडर होकर अपने जो भी अध्यापक है, अध्यापिका हैं, उनसे पूछें। जब तक वो पूछेंगे नहीं, जब तक वो बात नहीं समझेंगे, तब तक हम एसेस नहीं कर पाएंगे कि बच्चे को कितना पता है। तो वो निडर होकर आराम से, खुश मिजाज से पढ़ाई करें। तो ये हमारे बच्चों के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, और उनके अभिभावकों के लिए और माता पिताओं के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि शिक्षा विभाग अपना काम स्कूल में तो कर ही रही है, लेकिन हमें थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। स्टूडेंट को, जो विद्यार्थी है, जब वो घर जाते हैं तब उनको थोड़े से उनके साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें शिक्षा के बारे में कि आज तुमको क्या पढ़ाया गया है, आज टीचर ने क्या बताया, कितना पढ़ा। चाहे वो शिक्षित हो, खुद शिक्षित हो, एटलीस्ट बच्चा आधा से 1 घंटा भी अगर घर पे पढ़ने के माहौल में रहें या पढ़ाई करें, बुक लेके बैठे, तो भी उसकी ज्ञान प्राप्ति में एक असर होती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स से और अभिभावकों से कि वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को घर पे पढ़ाई का माहौल दें और उनके साथ थोड़ी से बैठे, थोड़े से पढ़ाई के बारे में इंटरेस्ट लें और उनसे बातें करें। जी, तो मैम चलते चलते आप हमारे द्वीपों के शिक्षकों को क्या संदेश देंगी? पहले तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे पूरा शिक्षा विभाग की मेन पार्ट है हमारे शिक्षक, और वो जो अभी काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो बताते हैं इनडोमिटेबल स्पिरिट वो लोग दिखाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो एक जगह पे है, हर वो रिमोट आइलैंड पे वो सिचुएटेड है, हर वो बच्चे के साथ वो डील कर रहे हैं और बहुत पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं। तभी हमारी लिटरेसी रेट आज यहाँ तक आई है, तो वो ओनली बिकॉज ऑफ टीचर्स है। तो वो इसी को जारी रखें और उनको जो भी उनकी सुविधाएं होगी, उनकी जो भी मांगे होंगी, वो हमारे पास लाएं और हमें बताते रहें। जी, तो पल्लवी जी, आज आप हमारे बीच आई, आपने शिक्षा विभाग के द्वारा किए जा रहे इतने सारे कार्यक्रमों, गतिविधियों के बारे में हमें बताया। ये निश्चय ही हमारे दर्शकों को ज़रूर लाभान्वित करेंगी, और साथ ही वो शिक्षा विभाग के द्वारा द्वीपों में शिक्षा को लेकर किस तरह की कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनसे भी अवगत होंगे। तो आपके इस बहुमूल्य समय के लिए दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, द्वीप विकास और प्रशासन कार्यक्रम एक श्रृंखला है जिसमें हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं कि प्रशासन द्वीपों के लिए क्या कर रहे हैं, द्वीपवासियों के लिए क्या कर रहे हैं और द्वीप विकास में क्या कर रहे हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। द्वीप विकास और प्रशासन के अगली श्रृंखला के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।